चलिए जी, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से आपका गांधी युग शुरू हो रहा है गांधी युग आपका शुरू हो रहा है भैया। और गांधी युग मतलब स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण। गांधी युग का मतलब है कि स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण, ठीक है ना। कौन सा भैया? स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण 1919 से 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, 1919 से 1947। कहीं कहीं पर 1919 से 1947 दिया रहता है, कहीं कहीं पर 1917 से 1947 दिया रहता है, ठीक है ना। ये चीज है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, कि भैया तीसरा चरण जो है वो 1947 से 1947 तक चलता है, कहीं 1919 कहीं 1917 दिया रहता है, और इसी को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता है भैया? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देख लिया जाए, ठीक है। तो महात्मा गांधी से संबंधित जो विभिन्न चीजें हैं वो हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं देखा जाए महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में पहले कुछ बेसिक चीजों पर डिस्कशन कर लेंगे, जो बेसिक फैक्ट्स हैं। उसके बाद हम उनके कांसेप्ट, उनके आंदोलन वगैरह पर भी वन बाय वन करके आएंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी में तो महात्मा गांधी की बात हो रही है। महात्मा गांधी जो है, ठीक है, इनसे संबंधित जो विभिन्न फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो यही कि जैसे भाई इनका जन्म, ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, है ना? जन्म इनका कहाँ हुआ भाई? तो जन्म की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर जन्म हुआ था भैया? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इनकी मृत्यु अर्थात डेथ की बात करें, मृत्यु इनकी कब हुई थी भैया? तो 30 जनवरी 1948 को, ठीक है ना, बिरला असेंबली हॉल नई दिल्ली, ठीक है ना। बिरला असेंबली हॉल दिल्ली, बिरला, ठीक है, असेंबली हॉल, बिरला असेंबली हॉल, ठीक है, बिरला असेंबली हॉल, बिरला असेंबली हॉल दिल्ली, ठीक है ना, बिरला असेंबली हॉल दिल्ली। और ये भी आप जानते हैं कि इन्हें भैया किसने गोली मारी थी, ठीक है? तो नाथूराम विनायक गोडसे ने गोली मारी थी। नाथूराम, ठीक है, नाथूराम विनायक गोडसे ने गोली मारी थी। किसने गोली मारी थी? तो नाथूराम, ठीक है, नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा गोडसे ने गोली मारी थी, ठीक है ना। तो ये चीज है, गोली मारी थी भैया, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भाई इनके पिताजी कौन थे? पिता अर्थात फादर। इनके फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम क्या था भैया? तो पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, ठीक है। तो पिताजी कौन थे? करमचंद गांधी। माता कौन थी इनकी? इनकी मदर जो थी उनका नाम था पुतली बाई। क्या नाम था भैया? इनकी मदर का नाम था पुतली बाई, ठीक है, पुतली बाई। इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो पत्नी थी, इनका क्या नाम था? तो अगर इनकी पत्नी की बात करें, इनकी वाइफ जो थी उनका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था भैया? कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी, ठीक है ठीक है। हाँ जी, इसी प्रकार से इनकी एक शिष्या थी, ठीक है, शिष्या, इनकी शिष्या थी जो, ठीक है, शिष्या मैडलिन स्लेट। इनकी शिष्या का नाम क्या था भैया? मैडलिन स्लेट। मैडलिन स्लेट जो इनकी शिष्या थी, प्रमुख शिष्या, इनको और क्या कहा गया है? इनको कहा गया है मीरा पेन, ठीक है ना। क्या? मीरा पेन, ठीक है, मीरा पेन कहा गया है मैडलिन स्लेट, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक है, मैडलिन स्लेट। तो ये भी याद करने की जरूरत है। इनका विवाह जो है 13 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था गांधी जी का, ठीक है ना। 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था, उम्र में, ठीक है, इनका विवाह हुआ था, ठीक है। तो इनकी जो मैरिज है वो कब हुई थी? जब ये 13 साल के थे। तो 13 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी, 13 साल की उम्र में भैया इनका विवाह हुआ था। इन्होंने बैरिस्टर की जो पढ़ाई करी थी वो इंग्लैंड से करी थी, ठीक है, बैरिस्टर की पढ़ाई, ठीक है, बैरिस्टर की पढ़ाई जो है, बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की थी? तो बैरिस्टर की जो पढ़ाई इनके द्वारा की गई थी ये इंग्लैंड से की गई थी। कहाँ से? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी थी, और इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्टर की जो पढ़ाई की थी 1889 से 1891 के दौरान, 1889 से 1891 के दौरान ये पढ़ाई इनकी कंप्लीट हुई थी, ठीक है ना। मुंबई और राजपूत से इन्होंने वकालत शुरू की थी, ठीक है। कहाँ से भैया? मुंबई और राजपूत से वकालत शुरू की थी, ठीक है। तो वकालत की शुरुआत कहाँ से की थी? वकालत कहाँ से शुरू की थी? वकालत मतलब जो है अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू करी, ठीक है। तो वकालत जो है कहाँ से शुरू करी भैया? मुंबई, ठीक है, मुंबई तथा मुंबई एंड राजकोट से, ठीक है, मुंबई एंड राजकोट से, ठीक है। तो राजकोट वही था, कहाँ पर भैया? गुजरात। तो मुंबई तथा राजकोट से, ठीक है, शुरू की थी इन्होंने अपनी वकालत। और याद करिए कि 1893 की बात है, 1893 में, ठीक है, 1893 में अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी थे, का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए, केस लड़ने, ठीक है। कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका गए, ठीक है, साउथ अफ्रीका गए, ठीक है, साउथ अफ्रीका गए। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए जरा देख लीजिए गांधी जी के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो अभी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। गांधी जी के बारे में बेसिक जानकारियां, हमने कहा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में। 30 जनवरी 1948 को बिरला असेंबली हॉल में इनको गोली मारी गई थी, नाथूराम गोडसे ने मारी थी। पिता, माता, पत्नी, शिष्या का नाम हो गया, 13 वर्ष की उम्र में विवाह। बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड से पढ़ी 1889 से 91 के दौरान। वकालत मुंबई और राजकोट से करी, लेकिन भारत में इनकी वकालत चली नहीं। तो अब्दुल्ला नाम के व्यापारी का केस लड़ने के लिए कहां चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहां चले गए भैया? दक्षिण अफ्रीका चले गए, ठीक है ना। हां जी, कहां चले गए भैया? दक्षिण अफ्रीका चले गए। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका चले गए। अब ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे जैसे इनके बारे में और जो बातें, इनके बारे में और जो बातें उन पर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में और जो बातें हमें करनी है, आइए वो देख लेते हैं कि क्या कुछ है, ठीक है। अभी आपको नोट कराया, ये पूरा बढ़िया से नोट कर लीजिएगा एज इट इज, और ऐसे ही तथ्य जो है इनसे संबंधित वो हम आगे एक एक करके चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखा जाए अब इसमें, जैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ मेरिसबर्ग कांड हुआ, ठीक है ना। मेरिसबर्ग कांड, जो मेरिसबर्ग कांड हुआ इनके साथ, इसमें क्या था भैया? मेरिसबर्ग कांड जो इनके साथ हुआ वो क्या था, ठीक है ना। अजय भैया, ठीक है, मेरिसबर्ग कांड, ठीक है, या मेरिसबर्ग, ठीक है, मेरिसबर्ग केस। तो इनके साथ जो मेरिसबर्ग वाला कांड हुआ, ठीक है, मेरिसबर्ग वाला जो कांड है जो इनके साथ हुआ, ये कब हुआ था? ये 1893 में हुआ, ठीक है ना। कहां पर भैया? साउथ अफ्रीका में हुआ। कहां पर हुआ? साउथ अफ्रीका में हुआ, ठीक है। तो जब महात्मा गांधी यहां से दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है ना। हां जी, जब महात्मा गांधी यहां से दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है, हां जी, ये जो है 1893 में गए थे। कब गए थे भाई? 1893 में। तो 1893 में जब महात्मा गांधी अब्दुल्ला नाम के व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, है ना भैया, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका गए, तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने डरबन से प्रिटोरिया की रेल यात्रा करी। दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है डरबन और दूसरी जगह है प्रिटोरिया, ठीक है ना। तो डरबन से प्रिटोरिया की रेल यात्रा ये कर रहे थे, ठीक है ना। हां जी, कहां से कहां तक? डरबन से प्रिटोरिया के लिए ये ट्रेन में बैठे, डरबन से प्रिटोरिया के लिए, ठीक है। तो डरबन से प्रिटोरिया की, है ना, रेल यात्रा के दौरान, ठीक है, की रेल यात्रा के दौरान तो हुआ क्या कि डरबन से इन्होंने, ठीक है, डरबन से इन्होंने अपनी रेल यात्रा शुरू करी और इन्हें कहां जाना था? प्रिटोरिया जाना था। तो डरबन से जब ये टिकट लेकर ट्रेन में बैठे तो ये फर्स्ट क्लास कोच में बैठ गए, प्रथम श्रेणी की कोच में बैठ गए। और उस प्रथम श्रेणी की कोच में इन्हें आइडिया नहीं था, वहां पर प्रथम श्रेणी की जो कोच थी, जो फर्स्ट क्लास कोच थी, वो केवल अंग्रेजों के लिए अलाउड थी, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी की कोच से इन्हें उठाकर जिस रेलवे स्टेशन पर बाहर फेंक दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो मेरिसबर्ग नाम का रेलवे स्टेशन था, इसीलिए इसको मेरिसबर्ग कांड कहते हैं,
मेरिट्सबर्ग कांड क्या है? मेरिट्सबर्ग कांड मतलब कि वह रेलवे स्टेशन जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को धक्का देकर बाहर कर दिया गया था ट्रेन से, प्रथम श्रेणी की कोच से, वो रेलवे स्टेशन है, इसी को मेरिट्सबर्ग कांड इसी वजह से कहते हैं, ठीक है ना। इस समय ये डरबन से प्रिटोरिया की रेल यात्रा कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने ठान ली कि वो इन सब चीजों का क्या करेंगे, इन सब चीजों का विरोध करेंगे, इन सब चीजों का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और इसके लिए इन्होंने एक संस्था बनाई यहाँ पर, नटाल इंडियन कांग्रेस। क्या बनाई भैया? नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस। तो गांधी जी के द्वारा यहाँ पर नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया गया कब? 1894। तो 1894 में गांधी जी ने क्या करा, है ना, गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया, ठीक है, यही दक्षिण अफ्रीका में। और इसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, जैसे दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, वहीं पर इन्होंने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह, ठीक है, यही दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह जो है चलाया। यहीं पर इन्होंने अपने जीवन का पहला अखबार भी निकाला जिसका नाम इंडियन ओपिनियन था। यहीं पर इन्होंने फिनिक्स आश्रम स्थापित किया, टॉलस्टॉय फर्म स्थापित किया, अंग्रेजों के खिलाफ वहां पर रंगभेद के खिलाफ उन्होंने वहां पर लड़ाई लड़ी भारतीयों के लिए, कई बार जेल भी गए और बहुत सारी चीजें हुई। तब फाइनली 1915 में भारत लौटे, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को फाइनली भारत में, ठीक है, भारत आ गया दक्षिण अफ्रीका छोड़कर। और इसी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। हालांकि गांधी जी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, इस 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ठीक है, क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो जो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो भी यहाँ पर मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस का मतलब हो गया इंटरनेशनल, ठीक है, नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ठीक है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, ठीक है। तो ये भी है। और जिस दिन इनकी डेथ हुई थी उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो जिस दिन डेथ हुई है उस दिन को शहीद दिवस के रूप में, और जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक, एकदम आराम से हो जाएगा भैया क्वेश्चन, बस मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अब और जो चीजें हैं इनसे रिलेटेड उसको भी नोट कर लिया जाए। जैसे भाई गांधी जी के द्वारा जो पहली बुक लिखी गई, गांधी जी के द्वारा जो पहली जैसे बुक तो चलो ठीक है, अभी आते हैं बुक पर। गांधी जी के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई, उस आत्मकथा का नाम क्या था? आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। तो इन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, इन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने अपनी लिखी, ठीक है, तो इनके द्वारा जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई उसका नाम था सत्य के मेरे प्रयोग, सत्य के मेरे प्रयोग, ठीक है, सत्य के मेरे प्रयोग। तो सत्य के मेरे प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट विद, है ना, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स, ठीक है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स, ठीक है, सत्य के मेरे प्रयोग, ठीक है। हाँ जी, तो सत्य के मेरे प्रयोग मतलब माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स। याद ये भी रखिएगा कि ये किस भाषा में थी? मूलतः गुजराती में थी, मतलब इसकी जो ओरिजिनल कॉपी छपी थी वो गुजराती में थी। मूलतः किस में थी भैया? गुजराती में, ठीक है। तो मूलतः गुजराती भाषा में ये थी, ठीक है, मूल रूप से किस भाषा में थी भैया? गुजराती भाषा में थी, इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो ये इनकी आत्मकथा हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे इनके जीवनीकार कौन हुए, इनके जो जीवनीकार, जैसे इनकी और भी किताबें हैं, ठीक है, और भी बुक्स हैं, लेकिन फिलहाल जीवनीकार इनके कौन हुए? जीवनीकार मतलब इनकी बायोग्राफी किसने लिखी, ठीक है, इनकी जो जीवनी लिखी गई मतलब बायोग्राफी, ठीक है। तो इनकी जो बायोग्राफी लिखी गई थी, ये लिखी गई थी किसके द्वारा? ये लिखी थी भैया लुई फिशर। किसने लिखी थी? लुई फिशर के द्वारा इनकी बायोग्राफी अर्थात जीवनी लिखी गई थी। लुई फिशर एक पत्रकार थे, लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे, ठीक है ना। लुई फिशर जो है ये एक अमेरिकी पत्रकार थे, इनके द्वारा ही इनकी बायोग्राफी लिखी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा और भी किताबें लिखी गई हैं, जैसे किताबों में आप देखेंगे कि इन्होंने अनाशक्ति योग नाम की किताब लिखी, ठीक है, कौन सी? अनाशक्ति योग। जैसे एक किताब है इनकी अनाशक्ति योग, तो अनाशक्ति योग। और एक किताब है इनकी फेमस कौन सी? इंडिया ऑफ माई ड्रीम, क्या? इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक है। तो ये भी इनकी किताब थी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ठीक है। तो ये भी फेमस किताब है इनकी, ठीक है, महात्मा गांधी की। बाकी आप देखेंगे कि जैसे और जो चीजें हैं महात्मा गांधी से संबंधित, ठीक है, जैसे इनके गुरु कौन थे? आपने पढ़ा होगा कि इनके गुरु कौन थे। इनके गुरु कौन थे भैया? गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना गुरु माना था। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना गुरु माना, गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना गुरु माना, ठीक है ना। आइए भैया, ठीक है ना, इसको भैया इन्होंने अपना गुरु माना, इन्होंने भाई गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना। तो ये भी याद करने की जरूरत है, गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना गुरु माना है, ठीक है, ठीक है भैया। तो गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना गुरु माना। अब बाकी जो और अन्य चीजें हैं वो हम थोड़ा अलग पेज पर आपको बताते हैं, क्योंकि थोड़ा अलग चीजें ही हैं। जैसे अलग क्या है, तो एक चीज ऐसे समझिए, ये देखिएगा, ठीक है, जैसे ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है इसलिए आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है भैया? देखिएगा, जैसे सीधी सीधी चीज है, ठीक है, जो आपको समझना है क्या है कि भाई महात्मा गांधी से संबंधित जितनी भी पहली चीजें हैं, ठीक है ना, जितनी भी पहली चीजें हैं कि पहला गांधी जी के द्वारा जो पहला जन भाषण दिया गया था, ठीक है ना, गांधी जी के द्वारा जो पहला जन भाषण दिया गया था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया गया था 1916, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी ने जो पहला जन भाषण दिया, गांधी जी के द्वारा जो भारत में पहला जन भाषण दिया गया था वो बीएचयू में दिया गया था 1916 में। ये बीएचयू का उद्घाटन समारोह था। गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया या पहला जो आंदोलन किया भारत में, ये चंपारण में किया 1917 में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में है। पहला किसान आंदोलन जो इन्होंने किया था ये खेड़ा आंदोलन जो 1918 का है वो है। पहली भूख हड़ताल जो इन्होंने की थी वो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में 1918 में की थी। ऐसे ही इन्होंने पहला अखिल भारतीय जो आंदोलन चलाया वो असहयोग आंदोलन था। इनके द्वारा जो पहला आश्रम स्थापित किया गया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो इन्होंने पहला आश्रम स्थापित किया था वो फिनिक्स आश्रम था, और भारत में जो स्थापित किया वो साबरमती आश्रम था। इनके द्वारा लिखी गई पहली बुक हिंद स्वराज थी। इनके द्वारा संपादित पहली पत्रिका दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन और भारत में नवजीवन। इनकी जो प्रिय शिष्या थी वो मैडलिन स्लेट, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपके लिए जरूरी है। तो इन्होंने, ठीक है, जो करी है चीजों को, तो उसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो पहला जन भाषण, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहली जो इन्होंने पब्लिक स्पीच दी है, ठीक है। तो अगर आपसे कहता है कि गांधी जी की जो पहली पब्लिक स्पीच है वो कब हुई, तो पहली पब्लिक स्पीच हुई थी बीएचयू में 1916 में। ये दरअसल में बीएचयू का उद्घाटन समारोह था, ओपनिंग सेरेमनी थी, उसी में इन्होंने पहला जन भाषण दिया। पहला सत्याग्रह, तो इनके द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया, सत्याग्रह मतलब मूवमेंट आप कह सकते हैं, तो पहला सत्याग्रह या पहला जो मूवमेंट इन्होंने किया, ठीक है ना, वो चंपारण से किया 1917 में। डिटेल में आगे और देखेंगे। जो इन्होंने पहला किसान आंदोलन किया मतलब फार्मर मूवमेंट, ठीक है, तो इनके द्वारा जो फार्मर मूवमेंट पहला किया गया था ये खेड़ा में किया गया 1918, खेड़ा गुजरात में, ठीक है। पहली जो भूख हड़ताल मतलब हंगर स्ट्राइक, ठीक है ना, क्या भैया? हंगर स्ट्राइक। तो इनके द्वारा जो पहली हंगर स्ट्राइक की गई थी वो अहमदाबाद में की गई थी 1918 में, जब अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। इनका जो पहला
द्वारा स्थापित किया गया था वो भैया कौन सा था, वो फेनिक्स आश्रम था साउथ अफ्रीका में। लेकिन भारत में जो इनका पहला आश्रम था वो साबरमती आश्रम था। फर्स्ट बुक इनकी हिंदू स्वराज है, पहली पत्रिका अर्थात मैगजीन, तो इनके द्वारा पहली मैगजीन निकाली गई थी। साउथ अफ्रीका में जो निकाली गई वो इंडियन ओपिनियन थी, ठीक है, और जो इंडिया में निकाली गई वो नवजीवन थी, और इनकी शिष्या कौन थी, मैडलिन स्लैट थी, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक है भैया। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, एज इट इज नोट करने की भी जरूरत है, ठीक है, एज इट इज आपको नोट करने की भी जरूरत है, ठीक है। आई होप नोट भी करेंगे आप आराम से, ठीक है। अब ये आपने नोट कर लिया हो तो और आगे हम बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो जरूरी चीजें और है, अच्छा ये सब तो एक चीज ये देखिए जरा, पत्रकार वाला मामला। ये पत्रकार वाला मामला क्या है, पत्रकार वाले मामले में आपको ये समझना है, पत्रकार वाले मामले में ये समझिए जैसे पत्रकार गांधी जी से संबंधित दो पत्रकार हैं, है ना, गांधी जी से संबंधित दो पत्रकार हैं जिनके नाम, है ना, और बाकी चीजें याद होनी चाहिए आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या भैया, भाई गांधी जी से संबंधित जो पत्रकार आपको याद होने चाहिए वो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कौन से हैं। तो इसमें आप देखिए, एक है वेब मिलर, कौन है भैया, एक है वेब मिलर, है ना, एक है वेब मिलर, और एक कौन है भैया, एक है लुई फिशर, कौन है, लुई फिशर। तो एक है वेब मिलर और एक है लुई फिशर, ठीक है। अब ये जो वेब मिलर है और ये जो लुई फिशर है, ये दो के दोनों ही कहां से हैं, ये दो के दोनों ही अमेरिकी हैं। इसमें से जो वेब मिलर है ये गांधी जी के साथ सविनय आंदोलन के दौरान था, और जो लुई फिशर है ये गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के साथ दौरान था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। तो ये चीज आपसे ऐसे पूछी जाती है, ठीक है। क्या क्या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ था, तो आप बता देंगे वेब मिलर, है ना। ऐसे पूछ लेगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार, है ना, गांधी जी के साथ था, तो लुई फिशर। और ये लुई फिशर है, इसी ने क्या करी है भाई, इसी ने गांधी जी की जीवनी भी लिखी है, इसी ने गांधी जी की जीवनी भी लिखी है, ठीक है। तो वो भी एक चीज है, तो एज इट इज याद करना है ताकि ये वाला क्वेश्चन भी आपसे ना छूटे, ठीक है। तो ये बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ये बढ़िया तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख लीजिए गांधी जी के जो विभिन्न, गांधी जी के द्वारा जो विभिन्न, गांधी जी के जो विभिन्न उपाधियां दी गई हैं, ठीक है। ये तो आपने देख लिया पत्रकार वाला, पत्रकार मतलब होता है जर्नलिस्ट, पत्रकार मतलब क्या होता है, पत्रकार को हम इंग्लिश में कहते हैं जर्नलिस्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट, ठीक है। तो ये जर्नलिस्ट की बात है, एक है वेब मिलर और एक है लुई फिशर। ये नाम है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यही रहेगा। सविनय अवज्ञा मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना, डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये क्या है, ये है क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है ना। आइए तो वेब मिलर और लुई फिशर गांधी जी के साथ थे, ठीक है, ये कई बार पूछा गया एज इट इज, ठीक है। अब क्या करना है, ये हो गया होगा आपका, बिल्कुल इसको एज इट इज नोट करना चाहिए। अब हम इस पर आएंगे, महात्मा गांधी को दी गई उपाधि, यहाँ पर क्या बताइए, यहाँ पर ये उपाधियां बताइए, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर उपाधियां अर्थात गांधी जी के जो विभिन्न टाइटल्स हैं वो बताइए, उपाधियां अर्थात टाइटल्स, उपाधियां अर्थात टाइटल्स, ठीक है। तो इसको एज इट इज याद रखिए कि गांधी जी की जो उपाधियां हैं, जो टाइटल्स हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, गांधी जी की उपाधियां, ठीक है, ये टाइटल्स, ठीक है ना। अजय भैया क्या बात है भैया, देखिए महात्मा गांधी की जो उपाधियां हैं, ठीक है, उपाधि है टाइटल है, तो उपाधियां है तो लगभग सेम ही रहती है इंग्लिश में भी, जैसे महात्मा, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रवि, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गांधी जी ने गुरुदेव कहा था, ठीक है ना। तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। बापू किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्धनग्न फकीर मतलब हाफ नेकेड सेंट, ठीक है ना, हाफ नेकेड सेंट, ठीक है, ये किसने कहा। और देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर मतलब एंटी नेशनलिस्ट सेंट, ठीक है ना। तो ये किसने कहा, विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए आगे चलकर, ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा, माउंटबेटन। कैसरी हिंद किसने कहा, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसने कहा, जनता ने। भिखारियों का राजा किसने कहा, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है ना। देखिए तो देखिए भैया, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है, महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, ठीक है। अच्छा याद रखेंगे ये कब कहा था, चंपारण की सफलता पर। तो जब चंपारण आंदोलन हुआ था उस चंपारण आंदोलन में गांधी जी सफल रहे थे, तो इसी वजह से कहा था चंपारण की सफलता पर, ठीक है ना। हाँ, सक्सेस ऑन द ओकेजन ऑफ सक्सेसफुल मूवमेंट इन चंपारण, ठीक है ना। आइए ठीक है भैया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण की सफलता पर इन्हें महात्मा कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू का ये तो कहती थी प्यार से। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था 1943 पर रंगून रेडियो पर, रंगून रेडियो पर प्रसारण के दौरान इन्होंने कहा था, ठीक है। इसी प्रकार से अर्धनग्न फकीर मतलब हाफ, है ना, हाफ नेकेड, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक तरह से एंटी नेशनलिस्ट या एंटी नेशनलिस्ट सेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था, माउंटबेटन ने, ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स क्यों कहा था, हाँ जी, वन मैन बाउंड्री फोर्स इसलिए कहा था, ये आजादी के समय की बात है, ठीक है, ये आजादी के समय की बात है। एक्चुअली जब देश आजाद हुआ तो हम सब जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो एक हिंदुस्तान बना और एक पाकिस्तान, ठीक है, आजादी के समय। तो जब देश आजाद हुआ तो आजादी के समय देश के दो टुकड़े हो गए, तो कुछ लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। तो आपस में, ठीक है, क्या हो गया, दंगा हो गया, ठीक है। बंगाल के नावखली में बहुत भयंकर दंगा हुआ। तो जब बंगाल के नावखली में भयंकर दंगे हो रहे थे हिंदू मुसलमानों के बीच में, तो गांधी जी ने वहां पर जाकर लोगों को शांत कराया, लोगों को शांत कराया, ठीक है, वो दंगा शांत करा दिया। तो माउंटबेटन ने वही कहा कि जो काम हजारों हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, माउंटबेटन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि जो काम हजारों हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते, जहां पर दंगा हो रहा हो वहां सिपाही हथियार लेकर जाए तो ऐसा थोड़ी ना हथियारों से दंगे रुक जाएंगे, ठीक है, मतलब डर की वजह से थोड़े समय के लिए खड़े हो जाए लेकिन फिर हो जाते हैं। तो जो काम हजारों हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वो गांधी जी ने लोगों को समझा बुझाकर अकेले कर दिया, अकेले कर दिया, हो गया, ठीक है। अरे इस प्रकार से कैसरी हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी 1915 में, ठीक है। ये क्यों तरीके पता है, देखिए कैसरी हिंद की उपाधि और भर्ती करने वाला सार्जेंट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, काफी हद तक जुड़ा है। दरअसल में है क्या, 1915 में गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, आपको याद होगा। तो
1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए नहीं लाए गए। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए नहीं लाए गए। क्यों लाए गए? कहीं न कहीं इसलिए लाए गए क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और इस युद्ध में अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी भारतीयों को प्रेरित करें सेना में शामिल होने के लिए, ठीक है। और इसी सेवा के बदले में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को कैसे हिंद की उपाधि दी कि आपने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, और इसी वजह से भारत की जनता ने इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप, बाकी भिखारियों का राजा तो है ना, भाई सीधी सी बात है, जिस तरह से रहते थे उस हिसाब से तो है ना। अच्छा, तो ये हो गई महात्मा गांधी की उपाधियां, ये हो गई महात्मा गांधी की उपाधियां भैया, ठीक है। अब बताया है ना, वैसे तो हमने फ्लो चार्ट में डॉक्टर बताया, ठीक है। आइए, लेकिन यहाँ पर भी दिया है मतलब ईयर के साथ, और इन आंदोलनों के बारे में आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, और इसी प्रकार से और आगे बढ़े, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये प्रमुख समाचार पत्र। तो गांधी जी के द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए उनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, प्रमुख समाचार पत्र। तो ये जो प्रमुख समाचार पत्र आप देख रहे हैं, इंडियन ओपिनियन इंग्लिश में, यंग इंडिया इंग्लिश में, नवजीवन गुजराती में और हरिजन हिंदी, ठीक है ना। ये दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो आपको जो पसंद है, जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं लिखिए, ठीक है। ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित क्या हो गया, ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, ठीक है। एज इट इज याद कर लेना, गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, ये देखिए फिनिक्स आश्रम, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या नाम है, ये है गांधी जी के आश्रम, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम, गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम। तो गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम है, इनको भी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम, तो गांधी जी के जो आश्रम है, जैसे फिनिक्स आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म, साबरमती आश्रम, अनाशक्ति आश्रम, सेवाग्राम आश्रम। तो कौन सा आश्रम कहाँ पर है वो यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, ठीक। तो इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी द्वारा स्थापित फिनिक्स आश्रम कहाँ पर था, टॉलस्टॉय फार्म कहाँ पर था, ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ पर था, या किस वर्ष इन्होंने स्थापित करा, ठीक है। तो ये चीज है भैया, हरिजन नाम की पत्रिका है, ठीक है। हरिजन नाम की पत्रिका गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी, ठीक है। हाँ जी, पुणे से निकाली जाती थी हरिजन नाम की पत्रिका। वैसे तो गांधी जी ने दलितों को भी हरिजन कहा था, गांधी जी के द्वारा दलितों को हरिजन कहा गया, और हरिजन का मतलब था हरि के जन, इसका कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं था। हरिजन का मतलब था हरि के जन, मतलब हरि के लोग, मतलब ईश्वर के लोग, मतलब गांधी जी का कहना था कि ये भी तो ईश्वर के लोग हैं हमारे आपकी तरह, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो गांधी जी कहीं ना कहीं इक्वलिटी में बताना चाहते थे, ठीक है ना। हाँ जी, आगे देखा जाए, इसमें वर्धा महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक है। वर्धा जो है भाई, ये दोनों तो ठीक है, ये पड़ेगा साउथ अफ्रीका में, कहाँ पड़ेगा, साउथ अफ्रीका में, ये भी साउथ अफ्रीका में पड़ेगा, ठीक है। ये गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। ये उत्तराखंड में पड़ेगा, ठीक है। ये महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। आइए, तो हरिजन शब्द है ना, उसको लेकर कुछ नेगेटिव कुछ जैसा भी था, मतलब ऐसा सोचना सही नहीं है। गांधी जी के विभिन्न आंदोलन में है ना, ये तो खैर आपको बता ही चुके हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। प्रमुख समाचार पत्र बता ही चुके हैं, ठीक है। प्रमुख समाचार पत्र भी आपको बताई दिए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोबारा, ठीक है। अब इन सब है ना, ये सारी चीजें आप बिल्कुल निश्चित रूप से है ना लिख चुके होंगे, ये जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन को पूछते हैं भैया। देखिए होता क्या है कि गांधी जी से संबंधित जो चीजें आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, हाँ जी, हो जाएगा भैया, लोग बाबू बस एक दो दिन का समय दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। देखिए गांधी जी से संबंधित जो कंसेप्ट है, गांधी जी से संबंधित जो कंसेप्ट है, उनको क्लियर करने का एकदम सिंपल प्रोसेस है कि गांधी जी से संबंधित कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो आपके दिमाग में बस एक टाइम लाइन जो इनके जीवन से संबंधित है वो होना चाहिए, है ना। जो टाइम लाइन है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई गांधी जी ने कैसे क्या चीजें करी है, ठीक है। और जिस तरह से आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट पर सारी चीजें मिली है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है, आप बड़े आराम से चीजों को याद करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर लिखते हैं कि आईएनसी का पहला अधिवेशन, ठीक है, जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे, आईएनसी का प्रथम अधिवेशन, ये आपको पहले भी बताया था, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन जिसमें शामिल हुए, जिसमें शामिल हुए, जिसमें शामिल हुए, ठीक है। तो गांधी जी का पहला अधिवेशन जिसमें अरे कांग्रेस का ऐसा पहला अधिवेशन जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे, तो वो कौन सा था भैया, ये हुआ था कलकत्ता। और ये कब की बात है, ये बात है वर्ष 1901 की, ये हमने आपको पहले भी बताया, ठीक है ना। हाँ, मिल जाएगी भैया, ये हमने आपको पहले भी बताया, बस यहाँ पर ये हो रहा था कि पहला गांधी जी अपने जीवन में पहला क्या कुछ किया वो एक जगह पर लिखा है, तो वही हम आपको यहाँ पर बता रहे थे। अब देखो जिस तरह से आपको चीजें मिल गई, ये गांधी जी के जीवन से संबंधित हो गया कि जन्म, मृत्यु, माता पिता, शिक्षा और ये सब चीजें, पढ़ाई लिखाई वकालत, ये गांधी जी से संबंधित और भी चीजें हो गई कि भैया इनकी आत्मकथा, जीवनी और ये सारी चीजें, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पर पहली बुक वगैरह सब तो मेंशन है ही, ठीक है ना, तो उन सब में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से गांधी जी के जीवन से संबंधित ये पत्रकार हो गए, गांधी जी की उपाधियां हो गई, गांधी जी के यहाँ पर विभिन्न आंदोलन हो गए कि कौन सी इन्होंने करे, गांधी जी के समाचार पत्र हो गए, गांधी जी के भाई आश्रम जो इन्होंने स्थापित किए वो हो गए। अब इसके बाद सीधा सीधा आप किस पर आएंगे, हाँ, ये भैया गांधी जी के विभिन्न आंदोलन, ठीक है ना। आइए भैया, हाँ, गांधी जी के विभिन्न आंदोलन, और गांधी जी के जो विभिन्न आंदोलन है उसमें सबसे पहले जो आपको आंदोलन पढ़ने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जो आंदोलन आपको पढ़ने को मिलेगा सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह पढ़ने को मिलने वाला है। क्या पढ़ने को मिलने वाला है, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले मिलने वाला है ना। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस का तुम गांधी जी याद करोगे, याद कर लोगे, तुम्हारी मर्जी, किसी ने रोक थोड़ी सकता है। अब गांधी जी के, ठीक है, जो आंदोलन है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें पहला आंदोलन कौन सा आता है, पहला आंदोलन आता है आपका चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। हाँ जी, चंपारण सत्याग्रह। हाँ, आपके जो क्विजेस रह गए हैं, क्विजेस के लिए परेशान मत होइए, आज शाम से आपको पेंडिंग क्विजेस मिलने शुरू हो जाएंगे, जो भी पेंडिंग क्विजेस है, ठीक है, जो क्विज आपकी पिछले कुछ दिनों से नहीं गई है, गोल में सम्मेलन है ना, तीनों गोल में सम्मेलन है, एक नहीं तीनों में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। केवल एक ही गोल में सम्मेलन में शामिल हुए थे, वो दूसरा गोल में सम्मेलन था 1931 में हुआ था, ठीक है। हाँ, दो दो मार्कर चाहिए, तो दो दो मिल जाएगी, दो मिल जाएगी, ऐसे ऐसे करके सब कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अजय भैया, अच्छा, गोल में सम्मेलन के प्रेसिडेंट बने कहाँ पढ़े भैया, गोल में सम्मेलन के प्रेसिडेंट बने कहाँ पढ़े, गोल में सम्मेलन के जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, वो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, तीनों गोल में सम्मेलन में
है ना, तीनों गोल में सम्मेलन हुए, एक नहीं तीनों में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। केवल एक ही गोल में सम्मेलन में शामिल हुए थे, वो दूसरा गोल में सम्मेलन था 1931 में हुआ था, ठीक है। हाँ जी, बाकी किसी प्रकार की दिक्कत है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, क्विज नहीं मिल रहा है, तो जो अगले दिन आपकी क्लास शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी? अगले दिन जब हम आपकी क्लास शुरू कर रहे होंगे तो चंपारण सत्याग्रह से शुरू करना। अच्छा, इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था, वो कैसे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को गांधी जी प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो ये कैसे संभव है भाई? गांधी जी कभी गोल में सम्मेलन के अध्यक्ष नहीं रहे, फर्जी बातें याद कर लो, ठीक है। हाँ, गोल में सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम रैमजे मैकडोनाल्ड था। फिलहाल अच्छा, खेड़ा युद्ध लगे जाएगा, तो यही चंपारण सत्याग्रह है जहां से हम लोग कल की सेशन को शुरू कर रहे होंगे, और आशा करते हैं कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है अच्छी तरीके से आपने तैयार कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, इजाजत दीजिए, फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, फिर आगे आपसे मुलाकात होगी। बाकी डाउट आपके जो भी हो, आपके दिमाग में जो भी डाउट आए, वो डाउट आप क्या कर सकते हैं भैया, वो डाउट आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भेज सकते हैं, तो भेज दीजिएगा, ठीक है, तो हम डाउट जो है आपका सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो फिर इजाजत दीजिए, मस्त पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है, और अगले दिन फिर क्लास में आइए, तो हम चीजों को और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। चलिए जी, बस बात है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, हाँ? और हम लोग क्या पढ़ रहे थे भैया? हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, और उसी को लेकर हम चलेंगे, ठीक है, और एक एक चीज को समझेंगे, इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझते हुए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और नोट्स भी साथ में आप बनाते रहिएगा। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गांधी जी के जिस आंदोलन की, तो ये आंदोलन कौन सा है भैया? तो ये है आपका चंपारण सत्याग्रह। कौन सा भाई? चंपारण सत्याग्रह। तो आइए देख लिया जाए, चंपारण सत्याग्रह से शुरू करेंगे और आगे चीजों को एक एक करके लेकर चलेंगे, ठीक है, तैयार है सभी लोग? ठीक, तो आइए चंपारण सत्याग्रह के बारे में चीजों को डिस्कस करते हैं। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करते हैं, ये गांधी जी का पहला आंदोलन था, ठीक है ना, गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करते हैं, ठीक है, इसको अगर एक स्टोरी आप सुनना चाहें तो इसमें स्टोरी क्या है भाई? चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप ऐसे समझिए कि चंपारण बिहार का एक क्षेत्र था, ठीक है, आज भी है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के नाम से जाना जाता है। तो चंपारण बिहार का एक क्षेत्र था, चंपारण जो है बिहार का एक क्षेत्र था। इस चंपारण जिले में, इस चंपारण क्षेत्र में, ठीक है, जो किसान थे वो नील की खेती करते थे। किसकी खेती? नील की खेती किया करते थे, और इस नील की खेती के लिए, ठीक है, यहाँ पर उनके ऊपर काफी दबाव भी बनाया जाता था, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिएगा एक एक करके चीजों को समझते चलते हैं। देखिए भाई, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है, कब हुआ है? 1917 में हुआ है बिहार। कब हुआ है? 1917 में बिहार में हुआ है। ये किसके विरोध में था? तिनकठिया प्रथा के विरोध में था, ठीक है, तिनकठिया प्रथा के विरोध में था। तिनकठिया प्रथा क्या थी? तो 1917 में बिहार के चंपारण में जो तिनकठिया प्रथा के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसमें तिनकठिया प्रथा की अगर बात करें तो तिनकठिया प्रथा का मतलब था किसान मजदूर खेत के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर थे। किसान जो है मजबूर थे किसके लिए? खेत के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझना है कि भाई ये जो चंपारण सत्याग्रह या चंपारण मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये चंपारण मूवमेंट जो था ये बिहार के चंपारण में हुआ है, ठीक है, तिनकठिया प्रथा के विरोध में। मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि इट वाज अगेंस्ट तिनकठिया सिस्टम, अगेंस्ट तिनकठिया सिस्टम। तो ये तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट था। किसके अगेंस्ट था भैया? तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट था, ठीक है ना। हां जी, एज इट इज, जैसे जैसे हम आपको समझाते चले वैसे वैसे आप लिखते चलेंगे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन, ठीक है, 1917 में बिहार में हुआ, ये तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट था। तिनकठिया का मतलब देखिए, तीन कठिया, एक काठी में 20 बीघा होता था, तो तीन कठिया, तो तीन शब्द है ना, तो जो किसान होते थे उन किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर, अपने खेत के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ये क्या था? ऐसा क्यों था कि 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी? दरअसल में यहाँ के किसानों ने खुद ही क्या किया था? व्यापारियों के साथ समझौता किया था। यहाँ के किसानों ने क्या किया था? व्यापारियों के साथ समझौता किया था। क्या समझौता था व्यापारियों के साथ? देखिए, नील के दाम अच्छे मिलते थे। नील के दाम क्या होते थे? नील के दाम अच्छे मिलते थे। इसी वजह से यहाँ के व्यापारियों ने, ठीक है, यहाँ के किसानों ने आपस में ये समझौता किया था कि भाई किसान क्या करेंगे? अपने खेत के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करेंगे और वो व्यापारियों को बेचेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा वो किसानों का होगा, ठीक है ना। तो ये चीज थी। तो शुरू में क्या था भाई? शुरू में आप देखेंगे तो ये नील की खेती करना बहुत लाभदायक है, ठीक है। तो शुरू में नील की खेती काफी लाभदायक थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया नील की खेती कम लाभदायक होती गई, मतलब कम प्रॉफिटेबल होती गई। ऐसा क्यों हुआ कि कम प्रॉफिटेबल होती गई? तो कम प्रॉफिटेबल होने के पीछे रीजन ये था, है ना। नील का मतलब होता है, नील की खेती का मतलब क्या होता है भाई? नील की खेती का मतलब एक तरह से हो गया, है ना, इंडिगो की खेती। किसकी भैया? इंडिगो की खेती। इंडिगो जानते हैं एक्चुअली में पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में, अब तो नहीं ऐसा होता है, पहले के टाइम में लोग व्हाइट शर्ट पहनना जो लोग पसंद करते थे, वो लोग क्या करते थे कि जब कपड़ा अपना धुलते थे तो वो मार्केट से नील ले आते थे, इंडिगो ले आते थे, और वो थोड़ा सा पानी में डालकर व्हाइट शर्ट उसमें डुबो कर निकालते थे, तो वो हल्का सा, है ना, ब्लू कलर का, हल्का ब्लू हो जाता था, ठीक है ना। हाँ जी, तो नील का मतलब होता है इंडिगो, जो कि क्या करता है, किसी भी कपड़े पर या किसी भी चीज पर पड़ता है तो उसे हल्का सा नीला कर देता है, ब्लू कर देता है, ठीक है ना। तो यही नील की खेती जो है वहां पर होती थी। अच्छा, शुरू में नील की खेती काफी लाभदायक थी, ठीक है, लेकिन आगे चलकर नील की खेती का लाभ कम हो गया। इसके पीछे कारण क्या है? तो नील की खेती का लाभ इसलिए कम हो गया क्योंकि नील की खेती, है ना भाई, मार्केट में क्या हो गया? नए उर्वरक आ गए, नए, है ना, सॉरी उर्वरक नहीं, नए जो है रसायन आ गए। तो मार्केट में धीरे धीरे नए केमिकल्स, नए रसायन आ गए, तो नील से जो कलर बनाने का, ठीक है, मामला है, ठीक है, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो नील का महत्व कम हो गया क्योंकि मार्केट में नए केमिकल्स, नए कलर्स, है ना, नए रसायन आ गए, तो नील की खेती से लाभ अब कम होने लगा। और धीरे धीरे किसानों को भाई, एक तो नील से लाभ कम होने लगा, और दूसरा, ठीक है, दूसरा ये भी हो गया कि नील की खेती जिस भी खेत पर की जाती है, मतलब खेत के जितने हिस्से पर नील की खेती किसान करते थे, वो हिस्सा, ठीक है, दूसरी फसल के लिए उपजाऊ नहीं रह जाता था। मतलब नील की खेती से जो खेत है वो बंजर हो रहे थे नील की खेती से, ठीक है। तो दो चीजें हुई, एक तो नील की खेती से खेत बंजर हो रहे थे, और दूसरा नील से अब उतना पहले जैसा लाभ भी होना बंद हो गया था। तो अब यहाँ के किसान चाहते थे कि नील की खेती उन्हें ना करना पड़े, ठीक है ना। हाँ जी, पहले के जमाने में प्रचार आता था कि 4 बूंदों वाला उजाला, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये चीज हुई। तो लेकिन यह है कि जो व्यापारी थे उन्होंने किसानों को मजबूर किया कि नहीं, आप नील की खेती करते रहो, ठीक है। तो इसी वजह से व्यापारियों और किसानों के बीच में तानातानी बढ़ गई, ठीक है, और लंबे समय से किसान विरोध कर रहे थे। फिर क्या हुआ? 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। राजकुमार शुक्ल यहाँ गए, गांधी जी से मुलाकात की और बिहार आने का आग्रह किया।
ठीक है। तो 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल शामिल हुए और गांधी जी को बिहार आने के लिए, चंपारण आने के लिए कहा, ठीक है ना। और इसी वजह से गांधी जी बिहार आए, ठीक है। तो याद रखेंगे कि किसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल ने कहा आग्रह किया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है। आपको पहले बताया है कि ये गांधी जी का क्या था? फर्स्ट सत्याग्रह था, फर्स्ट मूवमेंट था, ठीक है ना। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था, ठीक है। ये गांधी जी का क्या था भैया? ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, क्लियर है। तो ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, पहला आंदोलन था। इसमें इनके सहयोगी कौन थे? मतलब सपोर्टर। तो गांधी जी के सहयोगी या गांधी जी के सपोर्टर इसमें कौन है? तो गांधी जी के जो सपोर्टर रहे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और महादेव देसाई, ठीक है। तो ये वो नेता है जो गांधी जी के सपोर्टर रहे इस आंदोलन के दौरान। इसमें गांधी जी का विरोध किसने किया? मतलब गांधी जी का अपोज किसने किया? तो गांधी जी का अपोज करने वाले थे एनजी रंगा, ठीक है ना। इसमें एक व्यक्ति है बत्तख मियां, ठीक है। क्या नाम है इनका? बत्तख मियां। क्या है? बत्तख मियां। तो ये जो बत्तख मियां थे, ठीक है, ये जो बत्तख मियां थे, इन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी। ये गांधी जी के रसोइया थे, ठीक है। मतलब गांधी जी का खाना पीना ही बनाते थे। तो बत्तख मियां जो है, इन्होंने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान जान बचाई थी, ठीक है ना। हाँ जी। और फिर चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर, ठीक है, जब गांधी जी का यह चंपारण सत्याग्रह सफल रहा, ठीक है, कैसे सफल रहा? वो ऐसे सफल रहा कि भैया जो व्यापारी है, ठीक है, व्यापारियों ने किसानों की डिमांड को मान लिया, ठीक है ना, ठीक है। व्यापारियों ने क्या किया? व्यापारियों ने किसानों की डिमांड को मान लिया और इस प्रकार से ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। और इसकी सफलता पर, इसकी सक्सेस पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो ये जो महात्मा टाइटल आप देख रहे हैं, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर गिव ए टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी, है ना, ऑन द ओकेजन ऑफ द सक्सेस ऑफ चंपारण सत्याग्रह या चंपारण मूवमेंट, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो एज इट इज याद करना है। और कोई बढ़िया चीज, बड़ी सिंपल है कि भाई चंपारण में, ठीक है, किसानों और व्यापारियों के बीच में तिनकठिया समझौता था। तिनकठिया समझौते के तहत इनको नील की खेती करनी पड़ती थी। फिर किसानों को नील की खेती कम लाभदायक होने लगी और खेत भी बंजर होने लगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं करेंगे। तो इसी का विरोध था। तो गांधी जी से कहा गया कि भैया आप चंपारण के किसानों की मदद करिए, ठीक है। तो गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह किया, आंदोलन किया। इन लोगों के सपोर्ट से कुछ विरोध भी झेलना पड़ा, ठीक है, जान पर भी बनाई तो बत्तख मियां ने बचाया, ठीक है। और फाइनली ये सत्याग्रह सफल, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, चलिए, मतलब ये यहाँ पर सीधा सीधा तीन कटिया पता, इसका नाम इसलिए दिया गया कि भैया जितना भी खेत किसान के पास होता था उसका 3/20 हिस्से पर नील की खेती से करनी पड़ती थी, इसलिए इसको तीन कटिया पता नाम दिया गया है, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपकी चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ जी भाई, आइए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि क्या होना है। अब इसके बाद जो अगला आंदोलन आपको पढ़ना है यह है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। तो आइए उसको पढ़ लेते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है, ठीक है। अच्छा, किसी को इंग्लिश में पूरा चाहिए हो तो यहाँ पर इंग्लिश में। मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। इसका कारण क्या था? मालिक तथा मजदूरों के बीच प्लेग बोनस का विवाद था। इसमें गांधी जी का सहयोग अंबालाल ताराबाई की बहन अनसुईया बेन ने किया था और न्यायाधिकरण ने अंततः 35% बोनस देने का आदेश सुनाया, ठीक है ना। हाँ जी। तो देखिए ये क्या था, जैसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में आप ऐसे समझिए कि अहमदाबाद, भाई अहमदाबाद जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, आप सब जानते हैं। अहमदाबाद को साथियों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश में अगर कहीं पर सबसे ज्यादा कपड़ा मिलें पाई जाती है, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं पर कपड़ा मिलें पाई जाती है तो वो कहाँ पाई जाती है? वो यहीं पर पाई जाती है, ठीक है ना। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कपड़ा मिल कहीं पाई जाती है तो वो यहीं पर पाई जाती है। तो उस समय भी यहाँ पर एक मिल थी, उस समय भी यहाँ पर एक मिल थी और उस मिल का नाम क्या था? उस मिल का था भाई मतलब कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, ठीक है ना। क्या थी भैया? कॉटन टेक्सटाइल मिल थी, कपड़े की मिल थी। तो अहमदाबाद में जो कपड़े की मिल थी, अहमदाबाद में जो कपड़े की मिल थी, है ना, वहां पर जो मजदूर काम करते थे उनको प्लेग बोनस मिलता था, ठीक है। उनको क्या मिलता था? प्लेग बोनस। यहाँ पर एक्चुअली एक टाइम पर बहुत खतरनाक प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइम पर बहुत खतरनाक प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, तो प्लेग बोनस मिलता था, ठीक है, जो मजदूर थे। फिर 1918 आते आते कंपनी ने, मतलब मिल ने फैसला किया कि अब हम प्लेग बोनस नहीं देंगे। तो जो मजदूर थे उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई देखिए महंगाई बढ़ चुकी है, अब प्लेग बोनस के बगैर काम कर पाना मुश्किल होगा, ठीक है। जो बोनस मिलता था उससे और जो भाई मजदूरी मिलती थी उससे काम चल जाता था, लेकिन अब ठीक है काम नहीं चल पाएगा। तो वही चीज थी। तो गांधी जी ने यहाँ पर समर्थन किया और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर, ठीक है, जो न्यायाधिकरण है उसने 35% बोनस देने का आदेश फाइनली सुनाया। और यह भी ध्यान रखेंगे कि भैया इसी दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की, इसी दौरान, ठीक है, गांधी जी ने पहली बार, ठीक है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की, पहली बार भूख हड़ताल की, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि गांधी जी इन अहमदाबाद, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह है 1918 का। 1918 में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, क्या था? खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था, इसके बारे में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। भाई अगर आप खेड़ा की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो, है ना, हाँ जी, खेड़ा की अगर बात करते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ, ठीक है, इसमें सीधी सी बात है कि खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि फसल जो है किसानों की वो नष्ट हो गई थी। इसके बावजूद जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो जबरदस्ती टैक्स की वसूली कर रहे थे, ठीक है ना। तो खेड़ा में क्या हुआ कि भैया टैक्स वसूली की जा रही है जबरदस्ती, तो इसी वजह से इसके विरोध में हुआ। तो कारण क्या था? फसल नष्ट होने के बावजूद लगान में छूट न मिलना और जबरदस्ती वसूला जाना। इसमें गांधी जी का सहयोग विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल के द्वारा किया गया। अंततः सरकार ने आदेश दिया कि कर उन्हीं से लिया जाए जो दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो बिल्कुल कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 का रीजन क्या था? नॉट गेटिंग एग्जेम्पशन इन टैक्स। मैंने जब बताया तो था कि 1916 में गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इसको याद रखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह। ये गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं। ये गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी का पहला किसान आंदोलन, गांधी जी का पहला किसान आंदोलन, तो यही बताइए, गांधी जी का पहला किसान आंदोलन, गांधी जी का पहला किसान आंदोलन, ठीक है। तो ये गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था, ठीक है, ये गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था। और ये भी है, आप कहेंगे सर फिर चंपारण क्या था, है ना? फिर चंपारण क्या था? तो भैया चंपारण आंदोलन शुद्ध रूप से किसान आंदोलन नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां मामला नील की खेती का था और व्यापारियों से, है ना, जो झगड़े थे वो थे, इस वजह से, ठीक है ना। चलिए, अब हम खिलाफत आंदोलन की बात करें, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो आइए देख लिया जाए, गांधी जी के आंदोलन चल रहे हैं और अब हमें खिलाफत आंदोलन भाई पढ़ना है। अब देख लिया जाए कारण क्या था। अगर खिलाफत आंदोलन के कारण की बात करें, ठीक है ना, अजय भैया, ठीक, खिलाफत आंदोलन का
ब्रिटेन व तुर्की के बीच हुई सेवर्स की संधि, जिससे तुर्की के खलीफा के समस्त अधिकार छिन गए। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो खिलाफत आंदोलन के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले तो आप ये समझें कि जब आपसे कहा जा रहा है खिलाफत आंदोलन, जब आपसे कहा जा रहा है खिलाफत आंदोलन, तो इसमें खिलाफत शब्द को समझें, इसमें खिलाफत शब्द को समझें। एक्चुअली में क्या है कि एक खलीफा का पद होता है, जो हमने आपको मेडिकल हिस्ट्री शुरू करते समय बताया था। खलीफा, ठीक है, खलीफा कौन होते हैं? तो मेडिकल हिस्ट्री शुरू करते समय हमने खलीफा बताया था। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी, तो पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए उन्हीं को खलीफा कहा गया। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए उन्हीं को खलीफा कहा गया। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ तो बेटा एक काम करो, तुम चंपारण याद कर लेना। जब आपसे पूछे ना कि पहला किसान आंदोलन कौन सा था गांधी जी का, तो तुम चंपारण बता देना, मेरी बात नहीं मान रहे हो तो। जब हम कह रहे हैं कि चंपारण शुद्ध रूप से किसान आंदोलन नहीं था, वो नील की खेती को लेकर व्यापारियों के साथ झगड़े का परिणाम था, तो उसे गांधी जी का पहला आंदोलन मानो, किसान आंदोलन नहीं। शुद्ध रूप से किसान आंदोलन खेड़ा था, क्योंकि खेड़ा में बात हो रही थी कि जो उत्पादन होता है खेतों में उस पर टैक्स दिया जाए या न दिया जाए। ठीक है, बाकी अपनी मर्जी, ठीक है ना? तो खलीफा की बात करें, खलीफा ने कहा पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए उन्हें खलीफा कहा गया। ठीक है ना? खलीफा कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए उनको खलीफा कहा गया। और एक बात समझिए, एक बात दिमाग में बिठाइए कि खलीफा, शुरू में खलीफा का जो पद था वो एक धार्मिक पद था। मतलब समझ लें भाई, शुरू में जो खलीफा का पद था वो एक धार्मिक पद था। धार्मिक पद अर्थात कि शुरू में जो खलीफा की पोस्ट थी वो धार्मिक मामलों के लिए ही केवल थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया खलीफा का पद धार्मिक से राजनीतिक होता चला गया। ठीक है ना? क्या हो गया भैया? जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे क्या हो गया कि भैया खलीफा का पद जो है राजनीतिक होता चला गया। और इतना राजनीतिक हो गया कि आप समझिए कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी मुस्लिम राजा बने या कोई भी मुसलमान कोई चीज करे तो खलीफा से इजाजत लेनी पड़ती। यहाँ तक क्या पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली का पहला कानूनी मान्यता प्राप्त सुल्तान। इल्तुतमिश कौन है? दिल्ली का पहला कानूनी मान्यता प्राप्त सुल्तान। तो इल्तुतमिश दिल्ली का पहला कानूनी मान्यता प्राप्त सुल्तान कैसे हुआ? क्योंकि भैया इल्तुतमिश को खलीफा ने सुल्तान पद की कानूनी मान्यता दी थी, इसलिए। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो आप समझिए खलीफा कितना पावरफुल था। अब क्या हुआ, दरअसल में खलीफा एक बहुत बड़ा मुस्लिम एम्पायर हुआ, एक बहुत बड़ा मुस्लिम एम्पायर हुआ जिसको कहा गया ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा मुस्लिम साम्राज्य हुआ जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा गया या तुर्की साम्राज्य कहा गया। तो ऑटोमन या तुर्की साम्राज्य जो था, ठीक है, इस ऑटोमन या तुर्की साम्राज्य बहुत बड़ा था। ठीक है ना? हाँ जी। तो ऑटोमन या तुर्की साम्राज्य बहुत बड़ा था। ठीक है, इस ऑटोमन या तुर्की साम्राज्य के जो हेड थे, प्रमुख थे, वो कौन थे? वो खलीफा कहलाए। क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। फिर क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ 1914 से 1918 के दरमियान, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 1918 के दौरान, इस दौरान भैया ये जो तुर्की का है ना ऑटोमन साम्राज्य था ये खत्म हो गया। भाई एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, दूसरी तरफ दूरी राष्ट्र। तो एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जैसे देश थे, एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, रूस जैसे देश थे, और दूसरी तरफ तुर्की, जर्मनी, इटली जैसे देश थे। तो भैया प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने, ठीक है, दूरी राष्ट्रों के दांत खट्टे कर दिए और तुर्की साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, ये बड़ा जो विशाल मुस्लिम साम्राज्य था ये खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया, नष्ट हो गया, और अंततः ब्रिटेन और तुर्की के बीच में सेवर्स की संधि हुई। अंततः ब्रिटेन और तुर्की के बीच में सेवर्स की संधि हुई, और यह जो सेवर्स की संधि हुई ये प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद हुई। और इस सेवर्स की संधि से क्या हुआ, जो तुर्की के खलीफा थे इनके समस्त अधिकार छीन गए। तो भैया खलीफा के अधिकार जब छीन गए तो दुनिया भर के जो मुसलमान थे अलग अलग हिस्सों में विश्व में, उन्हें ये लगा कि उनके खलीफा का अपमान क्यों किया अंग्रेजों ने। उनके दिमाग में क्या गया कि अंग्रेजों ने हमारे खलीफा का, हमारे धर्म के मामले में सबसे बड़े गुरु का अपमान किया है, उनका साम्राज्य खत्म किया है, उनकी शक्तियां छीनी है। ठीक है, इसीलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया, जिसे भारत में शुरू करने का श्रेय अली ब्रदर्स को जाता है। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ही मुख्य रूप से शुरू किया। इनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इनको हम सम्मिलित रूप से कहते हैं अली ब्रदर्स। ठीक है, अली ब्रदर्स ने क्या किया भारत में? इसे स्टार्ट किया। ठीक है, ने स्टार्ट किया। तो भारत में खिलाफत आंदोलन किसने स्टार्ट किया? अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, अब देखिए इस आंदोलन को और लोगों ने भी लीड किया, जैसे मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली तो नहीं। इस बार देखिए 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक हुई और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए गांधी जी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बात समझ लेना। तो गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना? किसको भैया? गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना? अच्छा, आप देखेंगे कि क्रमशः डॉक्टर अंसारी तथा अली बंधुओं के नेतृत्व में दो शिष्टमंडल ऐसे हुए जिन्हें वायसराय से मिलने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन दोनों ही लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे। ठीक है, तो भैया डॉक्टर अंसारी और अली ब्रदर्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से डेलीगेशन। ठीक है ना? तो भैया डेलीगेशन, तो डॉक्टर अंसारी और अली ब्रदर्स की लीडरशिप में दो अलग अलग डेलीगेशन भेजे गए ब्रिटेन वायसराय से मिलने के लिए, लेकिन दोनों असफल रहे। इस दौरान खिलाफत दिवस भी मनाया गया 31 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी की इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही, और इस सक्रिय भूमिका की मोहम्मद अली जिन्ना ने मनाया गया 31 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी की इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका रही, और इस सक्रिय भूमिका की मोहम्मद अली जिन्ना ने आलोचना की। सक्रिय भूमिका की मोहम्मद अली जिन्ना ने आलोचना की। यह आंदोलन 1924 में उस समय पूर्णतः समाप्त हो गया जब तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। मेरा बात को समझिएगा इत्मीनान से। ठीक है, बात को समझेंगे, बात को आप ऐसे समझिए इत्मीनान से और सही तरीके से कि भाई सीधी सी चीज है कि हुआ ये कि तुर्की के खलीफा, ठीक है भाई, ये जब आंदोलन चला ना, इस आंदोलन की बात करें तो जब ये आंदोलन भाई वर्ष 1919 की बात है, 1919 में दो चीजें हुई पैरेलल। एक तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिससे भारत में हिंदू अंग्रेजों से नाराज हुए, ध्यान से। एक तरफ 1919 में भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिससे हिंदू जो है अंग्रेजों से नाराज हुए। दूसरी तरफ 1919 में ही सेवर्स की संधि हुई जिससे मुसलमान अंग्रेजों से नाराज हुए। तो गांधी जी ने देखा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, गांधी जी ने देखा कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू भी है, अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमान भी है। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए, और इसी वजह से खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने, हिंदुओं मुसलमानों दोनों को लामबंद करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने के उद्देश्य से गांधी जी ने इसी दौरान असहयोग आंदोलन शुरू करा दिया।
क्या शुरू करा दिया? असहयोग आंदोलन शुरू करा दिया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी की आलोचना भी की। आप सोचेंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों गांधी जी की आलोचना की? मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहते हुए आलोचना की कि भैया ये धार्मिक आंदोलन है, इसमें इसे राजनीति में मत घसीटो। जिन्ना का कहना था कि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये धार्मिक आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन, इसको राजनीति में मत घसीटिए, नहीं तो इसके परिणाम बुरे होंगे। ठीक है, और वही हुआ। ठीक है, जो भी है, मतलब ये है कि वाकई में खिलाफत आंदोलन को नहीं घसीटना चाहिए था गांधी जी को, क्योंकि ये वाकई में धार्मिक आंदोलन था, मतलब धार्मिकता को लेकर आगे बढ़ा हुआ आंदोलन था, कोई राष्ट्रीयता को लेकर आगे बढ़ा हुआ आंदोलन नहीं था। क्योंकि तुर्की के खलीफा के अधिकार छीन गए, तो खलीफा कौन से धार्मिक गुरु थे भाई? मुस्लिमों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा खलीफा को अपना धर्मगुरु मानना ही गलत था, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद केवल 4 ही खलीफा है जो खलीफा वास्तव में माने जाते हैं। उसके बाद के खलीफा तो राजनीतिक पद हुए, वो धार्मिक पद था ही नहीं। ये सारे मुस्लिम समझ नहीं पाए और इसको मोहम्मद अली जिन्ना समझ रहे थे, इसलिए गांधी जी को समझा रहे थे कि यार जो हुआ अच्छा हुआ, जाने दो, खलीफा का पद खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब वापस आए तो अच्छा है, ना आए तो अच्छा है, लेकिन राजनीति को इसमें नहीं घुसना चाहिए, ये जिन्ना का कहना था। खैर, अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कराया भाई, तो अब गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरफ चलेंगे, और उसके पहले आपको खिलाफत आंदोलन पर एक छोटा सा जो है, ठीक है, ये नोट्स भी दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी थ्योरेटिकल फॉर्मेट में तो लिखा ही है, लेकिन किसी को मान लीजिए कि फ्लो चार्ट के वे में लिखना है तो आप इससे लिख सकते हैं। ठीक है, इत्मीनान से हो जाएगा। चलिए, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ से खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन तो भैया 1919 तक चला। अली ब्रदर्स ने शुरू किया, कारण तुर्की के खलीफा का अपमान, मतलब सेवर्स की संधि जो हुई थी 1919 में। आखिर भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी बने। दो शिष्टमंडल या डेलीगेशन डॉक्टर अंसारी और अली ब्रदर्स के नेतृत्व में भेजा गया, इसके समर्थन हेतु असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। तो आइए अब असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक का मामला एकदम दिमाग में अपने आप क्लियर रखिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो नहीं, पूरा वीके का जीके हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि फिर समय बहुत जाएगा। अगर हम पूरा वीके का जीके अंदाज में पढ़ाएंगे तो बहुत वक्त जाएगा, और जब बहुत वक्त जाएगा तो फिर आप ही कहेंगे कि अरे सर क्लास पढ़ा दीजिए, पंचवर्षीय योजना बन गई है, तो आप भी चाहेंगे। ठीक है, कि भैया समय से कंप्लीट हो जाए, तो समय से कंप्लीट हो उसी के लिए प्रयास जारी है। आइए, तो खिलाफत आंदोलन आपने देख लिया, अब हम असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है ना? हाँ जी, शिष्टमंडल बता तो चुके हैं, कहाँ थे अभी आया क्लास में, बताया तो शिष्टमंडल का मतलब डेलीगेशन, प्रतिनिधि मंडल जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करना है। देखो भैया, तो असहयोग आंदोलन के बारे में आप ये समझिए कि ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता में लाल लाजपत राय की अध्यक्षता में, ये हम आपको जब कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ाए थे तब भी आपको बताए थे कि 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए। है ना, हमने बताया था कि 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। एक 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, एक तो 1920 में, दोनों ही 1920 में हुए, एक कलकत्ता में हुआ था और दूसरा नागपुर में हुआ था। ठीक है ना? हाँ, दोनों जगहों पर हुआ, और एक के अध्यक्ष थे लाल लाजपत राय, ठीक है, कलकत्ता वाले के, और नागपुर वाले के अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। और 1920 के इन दोनों अधिवेशनों में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है ना? अजय भैया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार इस दौरान गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को शैतान कहा? किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार को शैतान कहा? ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस दौरान गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार को शैतान कहा। ठीक है, अच्छा, तो आप देखिए ये असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे का जो कारण हमने बताया था, क्या बताया था कि 1919 में एक तरफ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो हिंदू अंग्रेजों से नाराज थे, दूसरी तरफ खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया तो मुसलमान नाराज थे अंग्रेजों से। इसी का लाभ उठाने के लिए असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, इसी का लाभ उठाने के लिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, और असहयोग आंदोलन के बारे में क्या कुछ बातें हैं वो आप यहाँ से जरा ध्यान से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना? हाँ भैया, अरे तुम्हें आज तक ये नहीं पता चला कि 12 बजे पॉलिटिकल क्लास होती है और 2 बजे हिस्ट्री की? असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं भैया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, मतलब गांधी जी का पहला ऑल इंडिया मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी, फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट ऑफ गांधी जी। तो ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। ठीक है, ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। ठीक है, अब आप देखिएगा कि कांग्रेस के अधिवेशन जिसमें इसका प्रस्ताव पास हुआ, तो एक तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन और दूसरा नागपुर अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशन, ये दोनों अधिवेशन 1920 में, दोनों में पास हुआ। असहयोग आंदोलन के विरोध में कांग्रेस से त्याग पत्र किसने दिया, रिजाइन किसने किया? तो भैया असहयोग आंदोलन के विरोध में, ठीक है, कांग्रेस से रिजाइन करने वाले नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट। ये 3 नेता ऐसे थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किए जाने के विरोध में त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, शुरू किए जाने के विरोध में क्या किया? त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है भैया, तो बिल्कुल याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के विरोध में किसने किसने रिजाइन किया था? तो इन 3 नेताओं ने रिजाइन किया था। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया। एक्चुअली में आप जानकर हैरान होंगे कि जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन तिलक जी की बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। यही कारण है कि 1921 में तिलक के नाम पर तिलक स्वराज फंड बनाया गया ताकि असहयोग आंदोलन को चलाया जा सके। तो आंदोलन चलेगा तो पैसा भी तो खर्च होगा। 1920 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होने वाला था तो प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध भी किया गया। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स का मतलब, प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब ब्रिटिश राजकुमार समझिए, ब्रिटेन के राजकुमार समझिए। ठीक है, हाँ जी, ब्रिटेन के राजकुमार समझिए। अब असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। अब असहयोग आंदोलन के दौरान गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, इसी चौरी चौरा कांड की वजह से 12 फरवरी 1922 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, एआईसीसी का मतलब होता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। क्लियर? ठीक है,
तो बिल्कुल, और खिलाफत आंदोलन को तो क्लियर है। तो असहयोग आंदोलन तुम दिमाग में रखिए कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, जिसका प्रस्ताव 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन में पास हुआ। जब ये शुरू हो गया तो कांग्रेस से इन 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जिन्ना, विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट ने, है ना। इसको चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड भी बनाया गया। इस दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का विरोध भी हुआ और अंततः गोरखपुर में हुई चौरी चौरा कांड की वजह से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है ना, क्लियर बात है। तो इस आंदोलन को फाइनली स्थगित कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक, ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक है, ये कहां पर हुई थी पता है? ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक है, ये बारडोली में हुई थी। बारडोली गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। हाँ जी, कहां पर हुई थी? बारडोली में हुई थी, है ना, और ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो असहयोग आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं से कहीं तक कोई खास ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, और एक इसमें करेक्शन है, ये कर लीजिए जरा। ये 1920 है, 20 नहीं है, ये 1921 है, ठीक है। क्या है ये? 1921 है, ठीक है। हाँ जी, ये 1921 है, बाकी ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब जब ये हो गया, ठीक है, जब असहयोग आंदोलन हो गया, तो असहयोग आंदोलन को जब स्थगित कर दिया गया तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। असहयोग आंदोलन को जब स्थगित कर दिया गया तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, और असहयोग आंदोलन के स्थगन का इतना बड़ा विरोध हुआ कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने तो अपनी अलग पार्टी बना दी, ठीक है ना। तो स्वराज पार्टी 1 मार्च 1923 को स्थापित हुई प्रयागराज में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई। इसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव हुए। और इस स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनवाना। और 1923 के केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, चुनाव में 101 में से 42 सीटें इन्होंने जीती थी। तो स्वराज पार्टी क्या है? स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने के विरोध में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रयागराज में स्थापित की गई। और इस स्वराज पार्टी की बड़ी उपलब्धि रही कि 1923 में, है ना, केंद्रीय विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में इसने 42 सीटें जीती और विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष बनवाया। और ध्यान रहे, ये जो विठल भाई पटेल आप देख रहे हैं, ये केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं, प्रथम भारतीय हैं। भैया, केंद्रीय विधानसभा मतलब समझ रहे हैं? जैसे आज की डेट में लोकसभा होती है, वैसे ही उस समय केंद्रीय विधानसभा होती थी, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो ये स्वराज पार्टी भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। और इसी स्वराज पार्टी के बनने के बाद, इस स्वराज पार्टी के बनने के बाद एक गांधी दास पैक्ट हुआ। भाई बात बताइए, गांधी जी ने असहयोग, ध्यान से सुनना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, तो उसकी नाराजगी की वजह से चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनवाई। तो अब कांग्रेस कमजोर पड़ गई ना, तो गांधी जी को चित्तरंजन दास से समझौता तो करना ही पड़ेगा। तो गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता हुआ 1924 में, और इस समझौते में यह हुआ कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत रहते हुए, ठीक है, कांग्रेस के नाम और उसके अभिन्न अंग के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ी, ठीक है। स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत रहते हुए कांग्रेस के नाम और उसके अभिन्न अंग के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ी। मतलब यह है कि कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी चुनाव लड़ी, ठीक है ना। और इसकी पुष्टि 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में की गई। और आप जानते हैं कि बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, और यहाँ तक का मामला आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जब हम अब आगे मुलाकात करेंगे, ठीक है, तो हम इसको और विस्तारित रूप में पढ़ रहे होंगे। इसकी इंग्लिश यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना, ये जो आपका, ठीक है, गांधीदास पैक्ट है, इसकी इंग्लिश यहाँ पर लिखिए। तो आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले इससे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, इजाजत दीजिए, कल मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो करना ही पड़ेगा। तो गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता हुआ 1924 में, और इस समझौते में यह हुआ कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत रहते हुए, ठीक है, कांग्रेस के नाम और उसके अभिन्न अंग के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, ठीक है। स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत रहते हुए कांग्रेस के नाम और उसके अभिन्न अंग के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मतलब यह है कि कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी, ठीक है ना। और इसकी पुष्टि 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में की गई। और आप जानते हैं कि बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, और यहाँ तक का मामला आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जब हम अब आगे मुलाकात करेंगे, ठीक है, तो हम इसको और विस्तारित रूप में पढ़ रहे होंगे। इसकी इंग्लिश यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना, ये जो आपका, ठीक है, गांधीदास